आज देशहित में हम आपको सबसे पहले भारत में धर्मांतरण के मूक बधिर मॉडल के जरिए जो कन्वर्जन जिहाद चल रहा है ना, उस पर सबसे बड़ी गवाही दिखाने जा रहे हैं। ये गवाही उन दो परिवारों की जिनके मूक बधिर बच्चे धर्मांतरण जिहाद के जाल में फंस चुके हैं। कैसे बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाया गया। परिवार ने जी न्यूज को बताया कि इस जिहाद का खुलासा होने के बाद उनके पास पाकिस्तान से फोन आ रहे हैं। यूपीएटीएस को शक है कि भारत में धर्मांतरण जिहाद के लिए पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों से फंड आ रहा है। धर्मांतरण जिहाद पर आज सबसे बड़ी गवाही दिखाने से पहले आपको आज के बड़े अपडेट्स एक बार जल्दी से दे देते हैं कि इसमें अब तक क्या हुआ है। देखिए, धर्मांतरण जिहाद के केस में उमर गौतम और जहांगीर कासमी को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। ये आज की खबर। दूसरी बड़ी खबर, योगी सरकार ने इस केस में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। योगी सरकार धर्मांतरण जिहाद चलाने वालों की संपत्ति भी जब्त करेगी। जिन पर आरोप है उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। यूपीएटीएस के मुताबिक धर्मांतरण जिहाद के लिए कुछ मुस्लिम देशों से फंडिंग हो रही है। देश भर में कई जगहों पर धर्मांतरण जिहाद की जांच एनआईए को भी सौंपी जा सकती है। ये आज के अपडेट। बेटे को लालच के बारे में बेटा ये कहता कि मेरे को तो आगे कह रहे हैं आगे अच्छा मोमडन हिंदू से मोमडन धर्म में जाऊंगा तो मेरे को अच्छा जॉब मिलेगा, मेरे को पैसा कमाने को अच्छा मिलेगा। ये बात पता लगी तो हमारे तो मतलब पैरों के तले से बिल्कुल जमीन चली गई। ये भारत में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की साजिश का चेहरा है। ये 22 साल पहले हिंदू परिवार में पैदा हुआ। माता पिता ने नाम रखा मन्नू यादव, लेकिन धर्मांतरण की साजिश ने इसका धर्म बदल दिया। नाम मन्नू यादव से अब्दुल मन्नान हो गया और ये मन्नू यादव को अब्दुल मन्नान बनाने वाले धर्मांतरण जिहाद का सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट दिल्ली के जामिया नगर से चलने वाले उसी जिहाद सेंटर से जारी हुआ है जिसे धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने वाले मुफ्ती जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम चलाते थे। मन्नू यादव को अब्दुल मन्नान बनाने वाले इस धर्मांतरण सर्टिफिकेट में लिखा है नाम मन्नू यादव, पिछला धर्म हिंदू, बदला हुआ नाम अब्दुल मन्नान। ये प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर लिखा नाम हिंदू धर्म से इस्लाम में परिवर्तित हो गया है। मन्नू यादव नोएडा की डेफ सोसाइटी में पढ़ता था। परिवार के मुताबिक यहाँ कुछ मुस्लिम लोगों से संपर्क में आने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। जी न्यूज को मन्नू यादव का एक वीडियो मिला। इस वीडियो में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये हमें सांकेतिक भाषा की जानकार रजनी कालरा ने बताया। मैंने लिखा भी, मैंने ट्विटर पर भी लिखा और पूरे संसार में ये सब हो रहा है। क्या हो रहा है इस बात का ये अपने भाषा में स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा कि, और इतनी बात ये कह रहा है कि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं, हनुमान हैं और सारे संसार में और देशों में एक ईश्वर है। इस बात को करके ये अपना वीडियो बंद कर रहा है और इसने अपना नाम बदल के मन्नू यादव से अब अब्दुल मानन करके इसने अपना नाम बदल लिया। यानी मन्नू यादव को अब्दुल मन्नान बताने के लिए उसका ब्रेन वॉश इसी तरह किया गया कि हिंदू धर्म में तो लाखों देवी देवता हैं, लेकिन दुनिया में एक ईश्वर है और एक धर्म यानी इस्लाम। यही बात उसके पिता भी बताते हैं। बेटे को लालच के बारे में बेटा ये कहता कि मेरे को तो आगे कह रहे हैं आगे अच्छा मोमडन हिंदू से मोमडन धर्म में जाऊंगा तो मेरे को अच्छा जॉब मिलेगा, मेरे को पैसा कमाने को अच्छा मिलेगा, मैं हवाई जहाज में दूसरे देश में जाके जॉब वगैरह करूँगा। इस तरह से मतलब उसको अच्छे मर जाएंगे तो तेरे को वे क्या नाम है ऊपर से हुर लेने आएंगे, पर ये हुर लेके आएंगी और वहाँ पर स्वर्ग में, मतलब इस तरह से मतलब वो कुल मिला के बनावटी बातें हैं जो कि सृष्टि कहाँ से, हमारे से सृष्टि कहाँ से चालू हुई है, आदम बना दिया, हम आगे पसली तोड़ के वो उसकी औरत बना दी, मतलब इस तरह से मतलब पूरे ड्रामेबाजी उनका सिस्टम उसके दिमाग में डाल दिया। हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, बनावटी है, इसका कुछ नहीं है हिंदू धर्म का। देवी देवता कितने देवी देवता को, अल्लाह एक है, देवी देवता इतने 36 करोड़ 30 करोड़ जितने भी हैं उनको कितने पूजेंगे, हमारे एक हम उसको पूछते हैं, तुम्हारी कौन कौन सुनेगा। जी न्यूज के पास मन्नू यादव को अब्दुल मन्नान बनाने का एफिडेविट भी है। इसमें लिखा है, मैं व्यसक हूँ और मेरी जन्मतिथि 19 सितंबर 1998 है। मुझे इस्लाम धर्म में विश्वास है, इसलिए मैंने अपने धर्म को हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म में अपनी मर्जी और पसंद से
बिना किसी जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, किसी भी तरह के दबाव या गलत बयानी के काजी के सामने शरीयत एक्ट 1937 के मुताबिक परिवर्तित कर लिया है। मैंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया है और मैं 11 जनवरी 2021 तारीख से मुस्लिम बन गया हूँ। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस दिन कोर्ट में मन्नू यादव एफिडेविट लेकर अब्दुल मन्नान बना, उसके घर वालों को भी इसकी जानकारी नहीं थी। बेटे के लिए जानकारी निकालने के निकला तो मेरे को तो मतलब कोर्ट से जो जानकारी मिली, जागीर आलम, मुफ्ती काजी और ये अबू बकर, उमर गौतम, इन लोगों के नाम मेरे आ गए। ये लोग, इन लोगों के मैंने नाम आगे दे दिए थे। अब पुलिस प्रशासन गुड़गांव ने तो कोई काम किया नहीं, मतलब मैं एप्लीकेशन लिख लिख के थक चुका था। उन्होंने मेरे को हरासमेंट के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन ये तो यूपी ATS का भला हो कि उन्होंने मेरी सुनी और मेरे से कार्रवाई की। मेरी जो मैंने कार्रवाई की मांग की वो कार्रवाई की उन्होंने। परिवार के मुताबिक अच्छी नौकरी और अच्छी शादी का लालच देकर मन्नू यादव को अब्दुल मन्नान बनाया गया। जो मन्नू बोल नहीं सकता था, उसका ब्रेन वॉश करके कलमा पढ़ा दिया गया। यही साजिश कानपुर के मूक बधिर युवक आदित्य गुप्ता के साथ भी हुई। परिवार के मुताबिक उसे भी धोखे से आदित्य गुप्ता से अब्दुल कादिर बना दिया गया। दिल्ली चला गया था, जब वापस आया था हमें नहीं पता चला। उसका जो कागज हमको घर पे मिला था, कागज में उसने अपना नाम चेंज किया है। क्या नाम कर लिया? अब्दुल कादिर। आदित्य को अब्दुल कादिर बनाने के लिए नौकरी, मकान और शादी का लालच दिया गया। इसके बाद वो अचानक एक दिन लापता हो गया और जब वो केरल में मिला तो हिंदू धर्म से नफरत करने वाला अब्दुल कादिर बन चुका था। इन दो परिवारों के अलावा सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे धर्मांतरण के जाल में फंसा लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब मिलिए मन्नू यादव से, जिसे अब्दुल बनाया गया। जी हाँ, अब्दुल बनाया गया। धर्मांतरण जिहादियों ने मन्नू यादव का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उसे रेडिकलाइज किया गया कि वो अपने परिवार को मारने की धमकियां देता है। अब्दुल मन्नान बना मन्नू यादव अभी गायब है। उसके कुछ ऐसे संपर्कों का भी खुलासा हुआ जो धर्मांतरण के जाल में पहले से फंसे हुए हैं। इसलिए आज मन्नू यादव के परिवार की बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप परिवार को सुनेंगे, आपको धर्मांतरण की काली दुनिया और कन्वर्जन जिहादियों की पूरी साजिश, कैसे ये लोग भारत में बैठकर धर्मांतरण की जिन्ना फैक्ट्री चला रहे हैं, आपको पता लगेगा। मन्नू यादव को अब्दुल मन्नान बनाने के पीछे सिर्फ धर्मांतरण जिहाद के मास्टरमाइंड मुफ्ती जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान भी है। ये खुलासा तब हुआ जब जी न्यूज की टीम गुरुग्राम में मन्नू यादव के घर गई। परिवार ने बताया कि उन्हें पाकिस्तान से भी फोन आ रहे हैं कि वो मन्नू यादव को अब्दुल मन्नान बनने से रोकने की कोशिश न करें। 16 अप्रैल को मेरा बेटा सुबह घर से गया था और 16 अप्रैल रात को तकरीबन 8 और 9 बजे के बीच में मैं कहीं बाहर जा रहा था। उस टाइम फ़ोन आया था रास्ते में कि आपने क्या हासिल कर लिया घर में रोक के लड़के को, और मेरे से धमकियाँ, बदतमीजी करने को। कोड ISD कोड था और 922 से पाकिस्तान का था कोड। इसलिए इसको कह रहा हूँ क्योंकि वो कोड जो है ना 92 से स्टार्ट था और लड़के के फ़ोन में फ़ोन आया था। लड़के का फ़ोन जो है वो मेरे पास ही होता था हमेशा। परिवार के मुताबिक नोएडा के डेफ सोसाइटी में जाने से पहले वो मंदिर जाता था, कावड़ लेने भी जाता था, लेकिन नोएडा की डेफ सोसाइटी में पढ़ने के साथ ही उसका व्यवहार बदल गया। वो घर में चोरी छिपे नमाज पढ़ने लगा, मुस्लिमों जैसे कपड़े पहनने लगा, परिवार से दूर जाने लगा। क्या परिवार और धर्म के खिलाफ एक साजिश रची गई, एक निशाना बनाया गया ऐसे लड़के को जो बोल नहीं सकता? जी, परिवार के खिलाफ बिल्कुल भड़का दिया। मेरे बड़े जो बेटे हैं उनके खिलाफ उसको, मेरे छोटे बेटे को बिल्कुल भड़का दिया है कि आपके जब माता पिता मर जाएंगे तो मतलब आपका बड़ा भाई तो आपको घर से निकाल देगा, तो आप कहाँ जाओगे? आपको हिंदू धर्म में कोई भी नहीं अपनाएगा और कोई भी आपको नहीं रखेगा, तो आप अल्लाह की शरण में रहो और यहाँ आप खुश रहोगे। आपको मतलब नहीं, आप कभी मरोगे और आप जब मतलब हमेशा आपको यहाँ से मतलब परियां आएंगी और वो निकाल के मतलब अपने साथ ले जाएंगी। परिवार के मुताबिक जब मन्नू के अब्दुल मन्नान बनने का खुलासा हो गया तब उसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो उल्टा परिवार को ही धमकी देने लगा। बड़े भाई को जान से मारने की बात कहने लगा। कि बेटे के स्वभाव में क्या बदलाव आए, क्या तब्दीलियां आपने देखी, किस तरीके से घर में रहता था, क्या करता था और किस तरह की बातें करता था?
जी, धर्म परिवर्तन के बाद जब मतलब पूरा खुलासा हो चुका था तो वो फिर खुल के सामने आ गया। उसने बोल दिया कि मेरे तो अब स्टैंप लग चुकी है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, या तो अपना लीजिए नहीं तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन उन्हें नहीं छोड़ा तो वो बार बार मतलब धमकी देने लगा कि या तो मैं अपनी नसें काट लूँगा या मैं मतलब पापा को या भाई को मैं चाकू से मार दूंगा, तब तो मुझे जाने दोगे, और आज नहीं तो कल मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। यहाँ से जाने के बाद मैं सीधी भाई की और पापा की कंप्लेंट दूंगा जाके, और फिर आपको पकड़वाऊंगा कि वो मेरे को इस धर्म में नहीं आने दे रहे हैं। परिवार के मुताबिक अब्दुल मन्नान बने मन्नू पर उन लोगों का भारी दबाव है जिन्होंने उसका धर्म परिवर्तन करवाया है। इसी वजह से वो इस रैकेट का खुलासा होते ही लापता हो गया है। जी न्यूज को मन्नू यादव का एक पुराना व्हाट्सएप चैट भी मिला है जिसमें आकिब गुप्ता नाम का व्यक्ति उसे दिल्ली के जामिया मेट्रो स्टेशन पर मिलने और दस्तावेज के साथ पैसों के लेन देन की बात कर रहा है। 8 बजे मुझे जामिया मिलिया मेट्रो स्टेशन पर मिलो, मैं सारे दस्तावेज ले लूंगा। तुम अपना आधार कार्ड, फोटो और 5,500 रुपए लेकर आना, जिसमें से 2,800 रुपए तुम्हारे बैंक खाते में हो, और साथ में अपना ATM कार्ड भी लाना। आकिब गुप्ता के नाम से साफ है कि वो भी पहले हिंदू था और धर्मांतरण जिहाद का शिकार होने के बाद उसका धर्म बदल गया। परिवार के मुताबिक आकिब गुप्ता इस साजिश की एक अहम कड़ी है जो देश में चल रहे धर्मांतरण जिहाद का पूरा खुलासा कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सोचिए, परिवार के परिवार तबाह कर दिए धर्मांतरण जिहादियों ने, इनके बचाव में कोई उतरेगा? बड़ी खबर है, धर्मांतरण के आरोपियों के बचाव में उतरे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान। कह रहे हैं कि भारत के संविधान में धर्म परिवर्तन करने की आजादी है। कह रहे हैं कि गौतम और जहांगीर बेकसूर गलत फंसाया गया। अमानतुल्लाह खान, यूपी में चुनाव के चलते बीजेपी माहौल बिगाड़ रही है। यूपी सरकार संविधान को नहीं मान रही है, कानून के दायरे में किया गया है धर्म परिवर्तन। सुन लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन के चलते हुए पूरे हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहती है, और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, वो मुसलमानों पर मुसलसल, दलितों पर मुसलसल जुल्म कर रही है और बाज नहीं आ रही है। और वो राजनीति के चलते, वोट के चलते हिंदू मुसलमान में पूरे प्रदेश को बांटने में लगी है। और संविधान, न वो संविधान को मानते हैं न वो कानून को मानते हैं, जबकि संविधान ने ये हक दिया है कि कोई भी आदमी किसी भी मजहब को अपना सकता है और कोई भी आदमी अपने मजहब का प्रचार कर सकता है। ऐसे उन्होंने किया, किसी से जबरदस्ती, मौलाना उमर गौतम ने या मौलाना जहांगीर ने किसी से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया। जिन लोगों से धर्म परिवर्तन कराया वो कानून के दायरे में कानूनी प्रक्रिया पूरी करके कराया। मैं जानता हूं, दोनों लोग मेरी विधानसभा में रहते हैं, ओखला के अंदर रहते हैं, और दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो जिस तरह से भाजपा ने उनको फंसाया है वो सरासर गलत है और इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वैसे ऐसी बातें अक्सर वही लोग करते हैं जो खुद कन्वर्टेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कोरोना की लड़ाई। कोरोना से लड़ाई की कल हिंदुस्तान ने एक इतिहास रचा। 86 लाख से ज्यादा 24 घंटे में, एक दिन में वैक्सीनेशन हुआ। 86 लाख। आज भी अभी तक के जो आंकड़े हैं, शाम 7 बजे तक के 51 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। भारत में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ तो प्रधानमंत्री ने वेल डन इंडिया भी कहा। कोरोना से लड़ाई में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तारीफ होने लगी, पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। कई देशों की जितनी आबादी नहीं उतना वैक्सीनेशन हमने एक दिन में कर दिया। आज सियासत में विरोध की सफेदी भी चमकने लगी। कांग्रेस एक श्वेत पत्र लेकर आई, कहा कि श्वेत पत्र के 4 बिंदु हैं, लेकिन बताए 2 ही। और वो 2 बिंदु क्या थे? एक था कि सरकार तीसरी लहर की तैयारी करे, दूसरा था कोविड कॉम्पनसेशन फंड बनाए। कांग्रेस पार्टी के श्वेत पत्र पर सरकार ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी ने पूछ लिया। पार्टी के प्रवक्ता सामने आए संबित, कहा कि बाकी तैयारी तो पूरे देश में हो रही है। राहुल गांधी ने वैक्सीन लिया या नहीं है? नहीं लिया। ली हो तो कांग्रेसियों को भी बताए जो वैक्सीनेशन के खिलाफ अफवाह फैलाते घूम रहे हैं। और वैक्सीन नहीं ली है तो फौरन ले लें, क्योंकि भारत देश तो ठान चुका है कोरोना को भी हराना और कोरोना से जंग में हो रही साजिशों को भी। दो साल से पूरी दुनिया चाइनीज महामारी से लड़ रही है, लेकिन हिंदुस्तान के सामने कोरोना से जीत में दोहरी चुनौती है।
भारत में कोरोना से लड़ाई को कांग्रेस ने सियासत की बाधा दौड़ बना दिया है, क्योंकि 2020 में कोविड के खतरे को देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन लगाया। कांग्रेस ने कहा लॉकडाउन क्यों लगा दिया? साल भर में कोविड की वैक्सीन तैयार हुई, टीकाकरण होने लगा, तो कांग्रेस ने कहा पीएम वैक्सीन क्यों नहीं लगवाते? पीएम ने वैक्सीन लगवा ली, फोटो भी दिखा दी, तो कांग्रेस ने वैक्सीन पर अफवाह को हवा देनी शुरू की। इसी बीच दूसरी लहर का कहर टूटा। सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन से परहेज किया। कांग्रेस ने कहा पूरे देश में लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया? दूसरी लहर धीमी पड़ी, वैक्सीनेशन तेज हुआ। कांग्रेस ने कहा वैक्सीन में बछड़े का खून है। तमाम बाधाओं के बावजूद भारतवर्ष ने एक दिन में जब 86 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बना दिया, तो कांग्रेस पार्टी श्वेत पत्र लेकर आ गई। कहा सरकार नाकाम है, राहुल गांधी की सलाह मान ले। पूरा देश जानता है कि थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी, और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। सबसे ज्यादा फैटेलिटी कांग्रेस शासित राज्य में, सेकेंड वेव आरंभ होता है कांग्रेस शासित राज्य में, सर्वाधिक पॉजिटिविटी कांग्रेस शासित राज्य में, वैक्सीनेशन होता नहीं है कांग्रेस शासित राज्य में, और ऊपर से व्हाइट पेपर आप हमें दे रहे हैं। राहुल गांधी व्हाइट पेपर छाप करके, वर्चुअल में से निकल करके रियल में आप अपने राज्यों में जाइए और उन्हें ये आंकड़े दीजिए और उनसे कहिए कि आखिर ये क्या हो रहा। राहुल गांधी कहते हैं कि वो 2020 से ही सलाह दे रहे हैं, कोई उनकी सुनता नहीं। लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि आखिर कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारें राहुल की क्यों नहीं सुनती? ये जो सेकेंड वेव हुआ है, ये कहां से शुरू हुआ? कांग्रेस शासित राज्य से शुरू हुआ। किन राज्यों में सेकेंड वेव का सबसे बड़ा असर पड़ा? उत्तर कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। सर्वाधिक मृत्यु किन राज्यों में हुए सेकेंड वेव के कारण? उत्तर कांग्रेस शासित राज्यों में हुए। किन राज्यों में वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा? उत्तर कांग्रेस शासित राज्य। मृत्यु दर सर्वाधिक किन राज्यों में रही? उत्तर कांग्रेस शासित राज्य। सर्वाधिक पॉजिटिव रेट कोरोना को लेकर किन राज्यों में रहा? उत्तर कांग्रेस शासित राज्य। किन लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन डिमांड किया था वैक्सीनेशन में? उत्तर कांग्रेस ने। किन लोगों ने यू टर्न करते हुए डिसेंट्रलाइजेशन के बाद सेंट्रलाइजेशन चाहा? उत्तर कांग्रेस। और किन राज्यों में सबसे कम न्यूनतम वैक्सीनेशन हुआ? कांग्रेस शासित राज्यों में न्यूनतम वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन राहुल गांधी के श्वेत पत्र में आरोपों के तमाम पुलिंदे हैं। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक और दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक ऑक्सीजन के बिना हुई मौतों के लिए सिर्फ मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहती है। प्रधानमंत्री के आंसू ने उनको नहीं बचाया, मगर ऑक्सीजन जरूर बचा सकता था, और प्रधानमंत्री ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। चुनाव लड़ रहे थे। राहुल गांधी और कांग्रेस को क्लाउन और सर्कस के साथ कंपेयर किया जाए, ये एक सर्कस बना के रखा हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, हर विषय में राजनीति करना। कांग्रेस पार्टी का एक और संगीन आरोप वैक्सीन को लेकर है। राहुल कहते हैं कि कांग्रेसी राज्यों को वैक्सीन कम दी जा रही है। बीजेपी ने पूछा राहुल ने टीका लगवाया क्या? We have to vaccinate everybody as fast as possible, so that we reach a level of vaccination where the virus can no longer mutate. क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है? राहुल गांधी, आर यू वैक्सीनेटेड? क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीन ले लिया है? प्रियंका जी, आर यू वैक्सीनेटेड? रॉबर्ट वाड्रा वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है? बिकॉज जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है, क्या ये फर्स्ट फैमिली वैक्सीनेटेड है या नहीं है? आप 1000 वर्चुअल पीसी कर लीजिए, किंतु एक तस्वीर लाखों शब्द बयां करती है। कोरोना से लड़ाई के बीच राजनीति का रैपिड राउंड जारी है, लेकिन हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन की मुहिम अब तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत में रोज इतना वैक्सीनेशन हो रहा है जितनी कि दुनिया के 124 देशों की आबादी भी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
ये मामूली बात नहीं है। दुनिया के 224 देशों में से 124 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 46 लाख से कम है, और उतनी आबादी को हिंदुस्तान में एक दिन में टीका लगाया जा रहा है। मतलब जितनी देशों की आबादी उतना तो हम एक दिन में टीका लगा रहे हैं, मामूली बात नहीं है। भारत कोरोना से मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन सियासत करनी है तो कुछ भी आरोप लगाए जा सकते हैं। वैसे देश ये भी देख रहा है कि कोविड से लड़ाई को कांग्रेस की नीतियां, नियत और नेतृत्व कैसे कमजोर लगातार करने की कोशिश करता रहा। लोग इसलिए यहां तक कहते हैं कि सब याद रखा जाएगा कि मुश्किल घड़ी में कौन साथ खड़ा था और कौन साजिशें कर रहा था। एक मिसाल आपको दिखाते हैं। कल 21 जून को भारत में हुए वैक्सीनेशन का नक्शा है। इसमें देश के टॉप 10 स्टेट्स, 10 राज्य दिखाए गए हैं जहां सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। टॉप पर मध्य प्रदेश रहा, 16 लाख से ज्यादा वैक्सीन एक दिन में लग गई। दूसरे नंबर पर कर्नाटक, जहां 11 लाख से ज्यादा टीका लगे। तीसरे नंबर पर यूपी, जहां 7 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगी। चौथे पर बिहार, पांचवें पर गुजरात, छठे पर हरियाणा, सातवें पर राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और फिर असम। एक बड़ी खबर है, कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट जोन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। डेल्टा प्लस वेरिएंट, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। साथ ही 3 राज्यों को चिट्ठी भी लिखकर कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए भी कह दिया है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताया गया। आपको बता दें, चिट्ठी लिखी गई है और कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट जोन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। कुछ केसेस भी आए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। 3 राज्यों को चिट्ठी भी लिख दी है, कंटेनमेंट जोन बनाने के लिए कहा है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। पूजा मक्खड़ जी मीडिया संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी है, क्या कहा गया है चिट्ठी में और इसको कितना सीरियस ले रही है सरकार? बिल्कुल ये सीरियस बात है अमन। देखिए, अब पूरी दुनिया में 5 वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो गए, जिसमें से 2 भारत के ही हैं, डेल्टा और डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस को अलग से देखा गया है। केरल को, मध्य प्रदेश को और महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखी है केंद्र सरकार ने और ये कहा है कि जितने भी मामले आते हैं राज्य में, उनकी ज्यादा से ज्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए, ताकि ये पता चल सके कि जो मामले आ रहे हैं उसमें डेल्टा प्लस के कितने मामले हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये होता है अमन कि अब इस वायरस को संक्रामक भी ज्यादा माना गया है और जानलेवा भी ज्यादा माना गया है। यानी कि ये तेजी से फैलने की पोटेंशियल तो रखता ही है, साथ ही साथ घातक भी हो सकता है। कोई भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न तभी बनता है जब वो दोनों में से किसी एक क्राइटेरिया को मीट करे। तो डेल्टा प्लस इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा है कि ये बहुत तेजी से फैलने की पोटेंशियल रखता है, ऐसा सरकार का मानना है। और अब जब 3 राज्यों में कुल मिलाकर 22 से ज्यादा मामले दर्ज हो गए हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र में काफी मामले दर्ज हुए हैं, उसके बाद सरकार ये नहीं चाहती है कि कोई तीसरी लहर आए। तो उसे रोकने का तरीका यही है कि जहां मामले पाए जा रहे हैं वहां पर तेजी से जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ये देखा जाए कि कुल मामलों में डेल्टा प्लस का प्रतिशत कितना है और साथ ही साथ उसी इलाके में उसे कंटेन करके रोक दिया जाए। गुपकार में पाकिस्तान के कितने एजेंट हैं? देशहित में सवाल क्यों उठा रहे हैं आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। तो सवाल इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े नेता महबूबा मुफ्ती, आपने हमारी रिपोर्ट में सुना, सरकार के साथ बातचीत की वकालत तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही अपना पाकिस्तान वाला राग भी अलाप रहे हैं। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पर बातचीत के लिए 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में गुपकार के शीर्ष नेता शामिल होंगे। साथ ही थोड़ी देर पहले यह भी खबर आई कि कांग्रेस भी इसमें शिरकत करेगी। कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन सर्वदलीय बैठक से पहले आज गुपकार के नेताओं की जब बैठक हुई तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला इसमें शामिल थे। और इस बैठक के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ भी, जी हाँ, जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ भी चर्चा होनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है, महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की प्रवक्ता की तरह क्यों बोल रही हैं, ये जानते और समझते हुए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के लीडरों को दावत दी है उसमें शिरकत के लिए। कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। महबूबा मुफ्ती ओहदे से तो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दल पीडीपी की अध्यक्ष हैं। पूर्व में
प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन इनकी बातें ऐसी हैं जैसे ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय प्रवक्ता हों। सरकार ने इन्हें 24 जून को जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उससे पहले इनका पाकिस्तान प्रेम जाग उठा और महबूबा के साथ साथ कांग्रेस भी पाकिस्तान पाकिस्तान करने लगी। सुनिए कांग्रेस के बड़े नेता सैफुद्दीन सोच का बयान। पाकिस्तान से बात किए बगैर, डिसाइसिव फैसलाकुन बात के बगैर अमन तो नहीं लौट सकता। हमारे साथ बात करने से कुछ नहीं होगा जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान खुले दिल से बात करके कश्मीर का तस्वीर ना करें। अब सवाल है कि जम्मू कश्मीर पर गुपकार का एजेंडा क्या है। मौक़िफ़ जो है वो आपको मालूम है, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ जो है वो है और रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के घर गुपकार के नेताओं की बैठक हुई। गुपकार जम्मू कश्मीर के 8 सियासी दलों का गठबंधन है, जिसका गठन अनुच्छेद 370 हटाए जाने के विरोध में हुआ था। बैठक से पहले तक सरकार के साथ बातचीत को लेकर जम्मू कश्मीर के नेताओं में एक राय नहीं थी, लेकिन गुपकार बैठक में यह तय हुआ कि सभी प्रमुख नेता जिन्हें बातचीत के लिए केंद्र सरकार ने बुलाया है वो जाएंगे। सर्वदलीय बैठक में गुपकार सरकार के सामने 5 मांग रखेगा, जिसमें पहली मांग होगी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से जल्द लागू हो। पीपल्स अलायंस का जो एजेंडा है, जिसके लिए हमने ये अलायंस बनाया हुआ है, जो हमसे छीना गया है, हम उस पे बात करेंगे कि आपने गलती की है। गुपकार ग्रुप सरकार के साथ बैठक में क्या कहेगा ये तो पहले से साफ है, लेकिन सरकार क्या चाहती है। सूत्रों के अनुसार सर्वदलीय बैठक में परिसीमन को लेकर चर्चा होगी और इस मुद्दे पर स्थानीय नेताओं से उनकी राय भी ली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस बैठक में जम्मू कश्मीर के मुख्य दलों के लगभग 14 शीर्ष नेता भाग लेंगे। माना जा रहा है कि परिसीमन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कैसे और कब हो, इस पर भी बात हो सकती है। जहां तक अनुच्छेद 370 फिर से लागू किए जाने का सवाल है, तो इसकी उम्मीद ना के बराबर दिखती है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को 6 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में दिया भाषण अगर याद हो तो वो समझ सकते हैं कि सरकार का रुख क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 370 हटाने के बाद आग लग जाएगी। कैसे भविष्य वेदता है। महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था भारत ने कश्मीर के साथ धोखा किया है। फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था 370 का हटाया जाना कश्मीर के लोगों की आजादी का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर 370 हटाई गई तो भारत का झंडा फहराने वाला कश्मीर में कोई नहीं बचेगा। माननीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा नहीं है और इसलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। हम वो है जिनको कश्मीर की आवाम पे भरोसा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी और आतंकवादी हमले की घटनाएं भी कम हुई हैं। 370 खत्म होने से पहले एक साल में घाटी में पत्थरबाजी की 703 घटनाएं हुई, जबकि खत्म होने के बाद एक साल में 310 मामले दर्ज हुए, यानी आधे से भी कम। इसी तरह 370 हटाए जाने से पहले साल 2018 में 614 आतंकवादी हमले हुए, लेकिन 370 हटाए जाने के बाद एक साल में 244 आतंकी वारदात दर्ज हुई, यानी 1/3 मामले कम हुए। यानी 370 हटाया जाना जम्मू कश्मीर के हित में है और जिन्हें ये बात समझ में नहीं आती है वो चर्चा छोड़कर भाग जाते हैं। आम कश्मीरी तो 370 से आजादी चाहता है। इंडिया पाकिस्तान कहेंगे या आजादी कहेंगे, मतलब इसलिए उनको पहले हक लौटा दीजिए आप, इसके बगैर चारा नहीं है। मतलब कश्मीरी या तो पाकिस्तान कहेंगे, इंडिया कहेंगे या आजादी कहेंगे। क्या पता बैठक छोड़कर भी भाग जाए। अच्छा होता ऐसे लोग जम्मू कश्मीर छोड़कर भाग जाते। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। हम आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे नए कश्मीर में विकास की बल्लेबाजी जो गुपकार के अलायंस के नेताओं को दिखाई नहीं दे रही है। वो उसके बारे में जानबूझकर बात नहीं करना चाहते। और जब हम बल्लेबाजी की बात करें तो किसी क्रिकेट मैच को लेकर नहीं, हम बात क्रिकेट के बल्ले की कर रहे हैं।
कश्मीर में संगम नाम का एक कस्बा है। यहाँ एक साल में कितने बल्ले तैयार होते हैं आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कश्मीर के बल्ले खरीदने बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी इंटरनेशनल क्रिकेटर संगम आते हैं, लेकिन आप में से बहुत कम लोग कश्मीर के संगम के बारे में जानते हैं। लेकिन हमें यकीन है इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप ना तो संगम को भूल पाएंगे और ना ही कश्मीर के बल्ले को। कश्मीर का बल्ला बोलता है। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। ये नया कश्मीर है, ये कश्मीर वर्जन 2.0 है और हम ग्राउंड जीरो पर कश्मीर के एक ऐसे हिस्से, ऐसे इलाके में हैं जिसका नाम संगम है। और संगम में क्रिकेट के बल्ले तैयार होते हैं। ये इसको आप कह सकते हैं कि क्रिकेट के बल्लों का कुंभ है ये। और मुझे ये बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि न सिर्फ भारत के क्रिकेटर्स बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स अपने लिए बल्ला सेलेक्ट करने, अपने लिए बल्ला लेने अब संगम पहुंच रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं अब पूरी दुनिया में कश्मीर का बल्ला बोलता है। कश्मीर के युवा बंदूक नहीं बल्ला उठाते हैं। कश्मीर के नौजवान आतंकवाद नहीं अमन के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। यही नया कश्मीर है और फिरदौस खान जैसे युवा नए कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर। संगम के जिस बैट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हैं, ये फिरदौस साहब खुद चलाते हैं। दिल्ली में नौकरी करते थे। दिल्ली में नौकरी करते करते उन्हें अचानक एक दिन ध्यान में आया कि नौकरी नहीं करनी, अब एक ऐसा बल्ला तैयार करना है जिस पे कश्मीर लिखा हो, जिस पे कश्मीर लिख के आप पूरी दुनिया में कश्मीर को प्रमोट करें। कोई भी क्रिकेटर जब इस बल्ले से खेले तो टीवी पे जब आप उस बल्ले को देखें और उस पे पीछे लिखा हो कश्मीर। जॉब छोड़ना इतना इजी नहीं होता है। हम लोग को बहुत सोचना पड़ता है कि यार कर्फ्यू वगैरह है, बाकी चीज़ें हैं, तो आसान नहीं था मेरे लिए डिसीजन लेना कि जॉब छोड़ूं ना छोड़ूं। बट देन आई डिसाइडेड विद माय फैमिली। मेरे पापा हमेशा सपोर्टिव रहे, मेरे भाई 2 हैं, तो सब ने मशवरा किया यस अगर हमें भी आगे बढ़ना है तो अपना कुछ करते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। फिरदौस ने नौकरी छोड़ी और कश्मीर के संगम में बल्ला बनाने का काम शुरू किया। संगम एक कस्बा है जो कश्मीर के अनंतनाग जिले में पड़ता है और अनंतनाग आतंकवाद प्रभावित इलाकों में से एक है। लेकिन विकास के आगे आतंकवाद कैसे दम तोड़ रहा है, ये उस विश्वास की भी तस्वीर है। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी यहाँ आपके पास पहुँचते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पहुँचते हैं अपने लिए बल्ला सेलेक्ट करने। ये कितनी बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाला एक क्रिकेटर आपके पास पहुँचता है, बल्ला लेने कश्मीर पहुँचता है। क्या बोलना चाहेंगे? सी बेसिकली जैसा आपको खुद पता है कश्मीर का जो परसेप्शन है आउटसाइड दैट्स नॉट दैट गुड। तो एक इंटरनेशनल प्लेयर भी सोचता है आने में, राइट। मेरे पास जो है बांग्लादेश से कुछ क्रिकेटर्स यहाँ आए हुए हैं मेरे पास, तो उनके लिए भी इतना इजी नहीं था कि हम कश्मीर आ जाए। कश्मीर का नाम सुनते ही एक थोड़ा सा डर रहता है लोगों को, राइट। बट व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन कि वो डर ख़त्म हो के लोग आ जाएं यहाँ, चाहे घूमने का पर्पस हो, चाहे क्रिकेट बैट इंडस्ट्री हो, चाहे शॉल इंडस्ट्री हो, चाहे पश्मीना हो, कुछ भी हो। तो कश्मीर है, कश्मीर को बदलना चाहते हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, बाकी अपनी सोसाइटी की भी हम सेवा करना चाह रहे हैं अपना प्रोडक्ट बना के। संगम में एक साल में 25 लाख बल्ले तैयार होते हैं और कई इंटरनेशनल क्रिकेटर भी कश्मीर के संगम में तैयार बल्ले से खेलते हैं। 2.5 मिलियन बल्ले तैयार किए जाते हैं। संगम एक छोटा सा कस्बा है। अगर आप श्रीनगर से अनंतनाग की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में एक छोटा सा कस्बा आता है, लेकिन ये कहने के लिए छोटा कस्बा है। ये पूरी इंडस्ट्री संगम नाम से जो ये जगह है, यहाँ सिर्फ बल्ले की इंडस्ट्री है। और आपको लाइन से तकरीबन कितनी यूनिट्स आप बता रहे थे? सर 205 यूनिट्स है, जिसमें से 155 फंक्शनल है। 155 यूनिट्स फंक्शनल है जहाँ ये बल्ले तैयार होते हैं और तकरीबन 2.5 मिलियन बल्ले एक साल में तैयार होते हैं संगम से। और सिर्फ भारत के क्रिकेटर्स, भारत की मार्केट के लिए नहीं, जैसा मैंने कहा इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए भी यहाँ से बल्ले तैयार होके और उनको एक्सपोर्ट करके यहाँ से भेजे जाते हैं। सोचिए, साल में 25 लाख बल्ले तैयार करने वाला संगम खेल की दुनिया में सुर्खियों में क्यों नहीं रहता?
ये फाइनल प्रोडक्ट एक बल्ले के तौर पे तैयार होके पहुंचता है। देखिए इसकी क्वालिटी, चूंकि मैं क्रिकेटर रहा हूं, मुझे मालूम है कि बैट की फिनिशिंग और बैट की ग्रिप, बैट का वजन और बैट से लगने वाला स्ट्रोक, उसकी वैल्यू क्या होती है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा और उसके बाद मैं यही सोच रहा था कि 25 लाख बल्ले साल में, एक साल में, ये जो संगम जगह है श्रीनगर के पास, 25 लाख बल्ले यहाँ से तैयार होते हैं और पूरे देश में सप्लाई होते हैं। 25 लाख एक बड़ी संख्या है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि 25 लाख बल्ले जो जगह सप्लाई करता है देश को, बल्ले, क्या उस जगह का कहीं नाम है नंबर 1? या फिर आपको पता है कि वो 25 लाख बल्ले कहाँ से बन के आए हैं? कश्मीर से बन के आए हैं, ये आपको नहीं मालूम। और ये शायद ये बड़ी वजह है इसको लेके, इसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि कभी कश्मीरी विलो को, कश्मीर में बनने वाले इन बल्लों को, इन बैट्स को प्रमोट करने की कोशिश की ही नहीं गई। उसको बस सिर्फ ज़रूरत है उस एक ऐसी चीज़ को सामने आने की जिसमें इन बच्चों को प्रमोट किया जा सके, इस इलाके का नाम वर्ल्ड मैप पर आने के लिए कुछ प्लान किया जा सके। और यकीन मानिए, जिस तरीके का बल्ला हम तैयार करते हैं, जिस तरीके का बल्ला यहाँ के यंगस्टर्स तैयार कर रहे हैं और बाहर तक भेज रहे हैं, वो दिन दूर नहीं अगर हम सही तरीके से, बहुत ही प्लान तरीके से इस इंडस्ट्री को आगे लेके आते हैं। तो इंग्लिश विलो, जिसका नाम पूरी दुनिया में कहा जाता है इंग्लिश विलो, हम कश्मीर विलो का नाम भी इंटरनेशनली वैसे ही गर्व से ले पाएंगे और ये हर जगह जाके कह पाएंगे कि भारत के कश्मीर से बन के आया है, क्योंकि कश्मीर का बल्ला पूरी दुनिया में बोलता है। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.